सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी का सबसे क्लोज इंसान जिसके साथ आपने 25 साल गुजारे हों, वही इंसान धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी कंट्रोल करना शुरू कर दे और आपको पता भी ना चले। ये एक कहानी नहीं है, ये असलियत है रेचल और जेनी की। एक ऐसी दोस्ती जो स्कूल के दिनों से शुरू हुई और वक्त के साथ इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे। दोनों हर वक्त साथ रहती थीं, पैसे भी शेयर करती थीं और लोग उन्हें फैमिली समझते थे। जेनी हमेशा बहुत प्रोटेक्टिव थी, लेकिन शुरू में ये प्रोटेक्शन केयर लगती थी, कंट्रोल नहीं। वक्त गुजरता गया और फिर ये लड़कियां बड़ी हो गई और फिर रेचल की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आ गया। रेचल एक पैरामेडिक थी, लेकिन एक सीवियर बैक इंजरी की वजह से उसकी हेल्थ काफ़ी बिगड़ गई। इस वजह से उसकी जॉब भी चली गई, फाइनेंशियल इश्यूज भी होना शुरू हो और नेचुरली वो ज़्यादा से ज़्यादा जेनी पर डिपेंड करने लगी। उसी दौरान रेचल प्रेग्नेंट भी हो गई और जब उसका बेटा राइडर पैदा हुआ तो चीज़ें और भी चेंज हो गई। जेनी हर चीज़ में इन्वॉल्व होने लगी, फिर वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स हो या मेडिसिन या लीगल पेपर वर्क ही क्यों ना हो, जेनी सब कुछ में इन्वॉल्व थी। लोगों को लगता था वो मदद कर रही है, लेकिन धीरे धीरे ये मदद कंट्रोल में बदलने लगा। फिर रेचल की तबीयत अजीब तरीके से बिगड़ने लगी। कभी उसका ब्लड शुगर इतना लो हो जाता कि वो बेहोश ही हो जाती, कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता जिसकी वजह से इमरजेंसी हॉस्पिटल विजिट्स भी उसको करने पड़ते। डॉक्टर्स काफ़ी कंफ्यूज थे। ये रेचल डायबिटिक भी नहीं थी, फिर भी उसके सिम्टम्स काफ़ी इंसुलिन ओवरडोज जैसे थे। और हर दफ़ा जब रेचल हॉस्पिटल पहुंचती, जेनी उसके साथ होती। मेडिसिन्स भी वही हैंडल करती, डिसीजंस भी वही लेती। जब ये मल्टीपल टाइम्स हो गया तो डॉक्टर्स को लगा कि शायद प्रॉब्लम सिर्फ मेडिकल नहीं है, तो उन्होंने एफबीआई को इन्फॉर्म किया। जब एफबीआई ने केस को गौर से देखा, उन्हें पता चला कि जेनी ने रेचल के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी चेंज करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि ये बात भी सामने आई कि अगर रेचल को कुछ हो जाता है तो उसका बेटा राइडर रेचल के पेरेंट्स या राइडर के बाप के पास नहीं जाएगा, लेकिन जेनी को मिल जाएगा। और फिर जब एफबीआई ने और इन्वेस्टिगेशन की तो वो चीज़ें अनकवर की जो किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी। उनको पता चला कि जेनी ने डार्क वेब पर जाकर एक बहुत ही ख़तरनाक बैक्टीरिया ख़रीदने की कोशिश की। इस बैक्टीरिया का नाम था VRSA, जो एक ऐसा जर्म है जिस पे एंटीबायोटिक्स भी असर नहीं करते। जब एफबीआई ने जेनी से सवाल जवाब किया तो जेनी ने कहा कि ये एक साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए है, लेकिन एफबीआई को ये बात बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं लगी, क्योंकि एफबीआई प्रूफ चाहती थी कि जेनीन इस बैक्टीरिया VRSA का मिसयूज़ कर रही है। उन्होंने जेनी का ऑर्डर कन्फिस्केट करके असली बैक्टीरिया की जगह फेक पैकेज भेजा। जब जेनी ने वो पैकेज रिसीव किया, उसी वक्त उसे अरेस्ट कर लिया गया। फिर हुआ कोर्ट में केस, एविडेंस रखा गया, इंसुलिन पेन्स मिले जिन पर रेचल का डीएनए था। सबको लगा अब तो अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज लगेगा जेनी पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेनी पर वल्नरेबल अडल्ट अब्यूज़ और बायोलॉजिकल एजेंट हासिल करने की कोशिश के चार्जेस लगे और उसकी सज़ा सिर्फ 1 से 20 साल तक की है। और फिर वो बात हुई जिसने लोगों को हिला कर रख दिया। जेनी ने सिर्फ 25 मंथ्स जेल में गुजारे और फिर वो रिलीज़ हो गई। जब मीडिया में ये बात आई तो लोगों के लिए सिर्फ ये स्टोरी अब नहीं रही। इंटरनेट पर काफ़ी सवाल उठने लगे। क्या रेचल और जेनी का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था? अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज क्यों नहीं लगा? क्या जस्टिस सिस्टम ने इस केस को लाइटली ले लिया? कुछ लोग आज भी डरते हैं रेचल की सेफ्टी के लिए,
वो आज भी मानते हैं कि जेनी अभी भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जेल में भी जेनी रेचल के बच्चे के बारे में बहुत बात किया करती थी। इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि कोई डार्क वेब से बैक्टीरिया खरीद रहा था। असल डर ये है कि रेचल ने अपनी ज़िंदगी का हर हिस्सा, अपनी हेल्थ, अपना घर, अपना पैसा, इवन अपना बच्चा उस इंसान को दे दिया था और उस पे ट्रस्ट किया था जिसने उसके साथ इतना बुरा किया। जिस इंसान पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, वही इंसान उसके लिए ख़तरा बन गया। ये कहानी सिर्फ एक बैड रूममेट की नहीं है, ये एक वार्निंग है। कभी-कभी जो लोग सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं।